हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इग्निशन क्लासेस वीडियो में स्वागत है। तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज अप्लाइड मैथमेटिक्स की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस। मींस आज हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास दो वेक्टर दिए गए हैं तो उनकी हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो आज की कंप्लीट वीडियो किस पर रहेगी? डॉट प्रोडक्ट पर रहेगी। आज हम सीखेंगे डॉट प्रोडक्ट के लिए हमारे पास कौन कौन से स्पेशलाइजेशन फॉर्मूलाज हैं, यानी स्पेसिफिक फॉर्मूलाज हैं, और उन फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करके हम डॉट प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही मैं आज आपको सिखाऊंगा जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चन को भी आपको मैं टैकल करना सिखाऊंगा कि कैसे उनको शॉर्ट फॉर्म में या इजीली आप उनको सोल्व कर सकते हैं। तो कंप्लीट वीडियो होने वाली है डॉट प्रोडक्ट पे, तो इसलिए इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं हमारे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस कोई फॉर्मुलाज लिखे हैं मैंने। तो ये फॉर्मुलाज वो फॉर्मुलाज है जो आपके पूरे ही चैप्टर में यूज होने वाले हैं, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में यूज होने वाले हैं। तो मैंने सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज लिख दिए हैं जिनके ऊपर आपके क्वेश्चंस आने ही आने हैं। यानी अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इनमें से ही आएगा, इनसे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा किसी भी हालत में। तो मैं कुछ फॉर्मुलाज है, मैं इनको एक एक करके बताता हूँ कि थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने इनको पहले लिख दिया है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं करनी चाहता हूँ। तो इसीलिए मैंने आप पहले लिख दिया। अब इनको समझाते हैं कि याद कैसे करना है। तो पहला वाला फॉर्मुला आता है कि अगर हमारे पास कोई भी नॉन जीरो वेक्टर्स है, नॉन जीरो का मतलब समझते हो, जैसे कैसे हमारे पास वेक्टर आ जाते हैं a इक्वल टू 2i प्लस 3j, इस तरीके से आता है वेक्टर हमारे पास। तो नॉन जीरो का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे मान लो जीरो नहीं है, कोई वेक्टर जो है वो जीरो नहीं है, कुछ भी वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू है, जीरो ना होकर कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए आई और जे में। तो अगर हमारे पास कोई भी इस तरीके का वेक्टर है और वो इंक्लाइंड है किसी एंगल थीटा पर, तो उन दोनों वेक्टर के बीच में हम डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या कि ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू बी वेक्टर का मॉडुलस इंटू कोस थीटा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूला है, यही आपका ज्यादातर यूज होने वाला है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कैसे, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। और क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई नॉन जीरो वेक्टर्स है, अगर हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर्स है, जैसे कि मैंने कहा कि ये तो क्या है, ए वेक्टर है, ठीक है, इस लाइन पर, और मैंने कह दिया कोई दूसरा वेक्टर दिया गया है, ये बी वेक्टर मान सकता हूं। तो इन दोनों के बीच में अगर एंगल मान लेते हैं कितना है, थीटा है। तो यही फॉर्मूला है क्या कि अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं और उन दोनों के बीच में कोई एंगल है थीटा, तो उन दोनों वेक्टर्स की प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं कि ए डॉट बी क्या होगा कि ए का मॉडुलस निकाल दो, बी का मॉडुलस निकाल दो और इनटू cos थीटा कर दो। तो अगर आप ये फॉर्मूला निकाल लगाते हो तो क्या मिलता है आपको, ए डॉट बी मिल जाता है किसके बीच में, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। उसके बाद आता है कम्यूटेटिव लॉ। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा भारी बनाने के लिए क्या कर देते हैं, वो नाम से कह देते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ से सोल्व करो या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ से सोल्व करो, तो नाम को ओपन कर देते हैं। तो इसलिए नाम भी थोड़ा सा पता होने चाहिए। एक बार अगर आप नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि याद रहे। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास ए डॉट बी है, ठीक है, ए डॉट बी, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी डॉट ए के भी इक्वल हो जाएगा। सीधी सी बात है बच्चों। आप 2 into 3 लिखते थे क्योंकि हम डॉट की बात कर रहे हैं, तो 2 into 3, ठीक है। तो इंटू बच्चों, क्योंकि हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पॉइंट को इंटू मानते थे ना, तो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 2 into 3 लिखा है तो क्या 3 into 2 नहीं होता था? 2 3 से कितने होते हैं, 6, और 3 2 से कितने होते हैं, 6 आता था। तो यही कहता है कि अगर आप टू ए डॉट बी कर रहे हैं तो ए डॉट बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए के इक्वल होता है। इसको हम प्रूव भी करेंगे आगे क्वेश्चंस में। अगर हमारे पास कोई m कोई नंबर दिया गया है, कोई कांस्टेंट दिया गया है, ठीक है, जैसे स्केलर का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि जिसके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो कोई अगर हमारे पास m है जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड है, कांस्टेंट वैल्यू कह सकते हैं, अगर उसकी मल्टीप्लाई हो रही है a डॉट बी से, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप उसको लिख सकते हो m के साथ a लिख सकते हो, डॉट b कर सकते हो। बात समझना, यहाँ पे a डॉट b लिखा हुआ है, तो अगर उसके साथ कोई कांस्टेंट है तो आप क्या कर सकते हो, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई पहले किसी एक वेक्टर से कर सकते हो और उसके बाद डॉट कर सकते हो b। तो दोनों क्या होंगे, वैल्यूज इक्वल आएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल समझने के लिए अगर मैं लिखूं तो जैसे a डॉट बी हमारे पास कितना आया है, मान लेते हैं 3i आया है, मान लेते हैं a डॉट बी कितना आया है, 3i आया है, और बाहर मैंने मल्टीप्लाई करी है किससे, 2 से। मान लेता हूं कि a की जगह पे क्या लिखा था, 3, और यहाँ पे डॉट लिखा है, और b की जगह पे क्या लिखा है, i लिखा है। समझाने के लिए कर रहा हूं। m की जगह मैंने 2 लिख दिया, a की जगह 3 लिख दिया, और i की जगह मैंने b की जगह मैंने i लिख दिया, मान लेते हैं। तो मल्टीप्लाई हो गई, ये कुछ आएगा इजिकल टू, यहाँ देखो m की जगह क्या लिखा हुआ था, 2, a की जगह कितना लिखा हुआ है, a की जगह हमने लिखा है 3, और डॉट कर देंगे इंटू i। तो चेक करो क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर क्या ये नहीं आएंगे, दोनों इक्वल नहीं आएंगे, इक्वल आएंगे। तो इसीलिए ये कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट दिया गया है और उसकी मल्टीप्लाई हो रही है किससे, a डॉट बी से, यानी दो वेक्टर की प्रोडक्ट से, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी। आप उसको कैसे लिख सकते हो कि उस कांस्टेंट को किसी एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसकी डॉट प्रोडक्ट निकाल दो किसके साथ, दूसरे वेक्टर के साथ।
इन सब पे क्वेश्चन कराऊंगा, तो घबराने वाली बात कुछ नहीं है। उसके बाद अगर हमारे पास मान लेते हैं कि दो हमारे पास क्यों दो स्केलर क्वांटिटीज हैं, यानी कि दो कांस्टेंट है अब की बार, तो कैसे है कांस्टेंट? अगर मान लो पहला कांस्टेंट किसी पहले वेक्टर के साथ है, डॉट हो रही है, फिर दूसरे कांस्टेंट के दूसरे वेक्टर के साथ, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि दोनों कांस्टेंट को एक जगह लिख दो और दोनों वेक्टर की क्या निकाल दो, प्रोडक्ट निकाल दो। बात समझ में आ गई? जैसे मैं अभी तक करता आ रहा था क्या, जैसे मैंने लिखा है कि 2i लिखा है इनटू मेरे पास 3i लिखा है, तो मैं क्या करता था कि कांस्टेंट की कांस्टेंट से करता था, तो 2 इंटू 3, तो हम 2 इंटू 3 तो एक जगह लिख लेंगे और इन दोनों को एक जगह लिख लेंगे, i इंटू आई। तो यही तो किया है, कांस्टेंट को एक जगह लिख दो और उसके बाद दोनों जो बचे हैं उनके प्रोडक्ट निकाल दो, डॉट प्रोडक्ट, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जिसका मतलब अगर हमारे पास दो कांस्टेंट है और दोनों कांस्टेंट अलग अलग वेक्टर से मल्टीप्लाई है, तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं, mn इंटू a डॉट b। उसके बाद हमें दिया गया है कि अगर हमारे पास कोई a जो है वो नॉन जीरो वेक्टर है, यानी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई a वेक्टर है, कैसा, नॉन जीरो वेक्टर, जिसकी वैल्यू जीरो नहीं है, तो क्या होगा कि अगर दोनों वेक्टर के हम मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट करते हैं, तो क्या आता है, a स्क्वायर। यही फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा, इंपोर्टेंट है, कई बार यूज करूंगा अभी इसको। क्या कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, सेम वेक्टर है, सेम नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, अगर दोनों सेम की हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या बन जाता है, a स्क्वायर बन जाता है। मैं इसको समझा सकता हूं कैसे, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास a इज इक्वल टू कितना है, 2i, ठीक है, a इज इक्वल टू मेरे वेक्टर है 2i, जीरो नहीं है ना कुछ वैल्यू है। अब मैं यहाँ पे डॉट कर रहा हूं, तो देखो 2i डॉट 2i, क्या होगा, 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, 4 बन जाएगा, डॉट, और i की जब i से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या बनता है, 1, तो i से i करने पर 1, यानी कि कितना आ गया, 4। कांस्टेंट वैल्यू आई या नहीं आई, 4 कांस्टेंट वैल्यू आई, तो वही तो कह रहा था कि a स्क्वायर बन जाएगा, तो a देखो यहाँ पे a स्क्वायर बन जाएगा, तो a कितना बन गया यहाँ पर, 4 बन गया। बात समझ में आ रही है? तो कांस्टेंट बन गया, तो इसलिए क्या होता है कि वेक्टर हटके क्या आ जाएगी, ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ a वेक्टर था, यहाँ सिर्फ a स्क्वायर है, तो क्या आ गया है, कांस्टेंट वैल्यू आ गई है, मैग्नीट्यूड आ गया है, तो मैग्नीट्यूड आ जाता है, ठीक है। अगर दोनों वेक्टर्स एक जैसे हैं तो उनके मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि एक मैग्नीट्यूड आ जाएगा a स्क्वायर। उसके बाद अगर हमारे पास कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन पे है ये फॉर्मूलाज, क्या कि हमसे दो वेक्टर दे देंगे a और b, और वो कहेंगे कि बताओ ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, क्या दोनों जो वेक्टर दिए जा रहे हैं, क्या दो वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं है। अब आप सोच के मुझे बताओगे परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, कि जब एंगल कितना हो, 90 डिग्री, उसे तो परपेंडिकुलर कहते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, मैंने मान लिया ये लाइन जो है ये बी वेक्टर को शो कर रही है, ये लाइन किसको शो कर रही है, ए वेक्टर को शो कर रही है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है, तभी तो परपेंडिकुलर होगा। तो मुझे प्रूफ करना है कि अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो कैसा करेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर क्या है, इंक्लाइंड है एक दूसरे के ऊपर, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, सॉरी इंटू कोस थीटा। अभी भी बताया था मैंने, जब एंगल इस तरीके से बनाया था, इन दोनों के बीच के एंगल को थीटा माना था, उस टाइम पर ये एंगल कैसा था, ऐसे, इस तरीके से, है ना। अब ये एंगल कितना क्या है, वो परपेंडिकुलर कह रहा है, परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, सीधी सी बात है। तो फॉर्मूला जब मैं ये अप्लाई करूंगा, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में अगर कुछ भी एंगल दिया गया है तो हम फॉर्मूला ये लगाते हैं, तो यहां से थीटा कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। और बच्चों कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 की वैल्यू होती है 0, कोस 90 की वैल्यू 0। तो जब मैं इस थीटा की जगह 90 रखूंगा तो कोस 90 की वैल्यू कितनी बन गई, 0, यानी पूरी टर्म कितनी बन गई, 0। इसका मतलब ए डॉट बी क्या आना चाहिए, 0। तो याद रखेंगे ये डायरेक्ट आप इसको यूज करोगे कैसे, कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, कब होंगे, जब ए डॉट बी, दोनों के जो डॉट है, प्रोडक्ट है, वो कैसी आनी चाहिए, 0। अगर दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है तो इसका मतलब वो वेक्टर कैसे कहलाएंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहलाएंगे। इस पर भी क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है, ध्यान से समझना जो समझाना चाह रहा हूं भाई। ये है बी वेक्टर, ये दोनों परपेंडिकुलर कम होंगे जब इनके बीच का एंगल 90 होगा। जैसे ही मैं यहाँ 90 रखूंगा तो इनकी पूरी वैल्यू क्या बन रही है, 0। इसका मतलब ए डॉट बी हमारे पास क्या आना चाहिए, 0। अगर ये 0 आ जाता है, दोनों वेक्टर जो दिए गए हैं अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वे 0 आ रहे हैं, तो 0 आने का मतलब क्या होगा कि वो वेक्टर्स क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, बात समझ में आई है। अब आते हैं कि टू वेक्टर्स आर पैरेलल। बच्चों पैरेलल कब होते हैं, पैरेलल का केस कब बनेगा, पैरेलल का मतलब होता है कि ए वेक्टर तो मैंने ये दिया है और इसके जैसे जैसे पैरेलल ही है, पैरेलल का मतलब बिल्कुल इसके जैसी लाइन है लेकिन टच नहीं कर रही है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये एक लाइन है, दूसरी क्या है, ये दूसरी लाइन है बी, लेकिन बिल्कुल पैरेलल है। पैरेलल का मतलब इसके जैसी ही है लेकिन टच नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखो, तो इन दोनों के बीच में हमें ये वेक्टर बताना है कि ये दोनों वेक्टर क्या पैरेलल है या नहीं है। पैरेलल कब होंगे, देखो क्या इन दोनों के बीच में कोई एंगल बनना है, नहीं। जब ये टच ही नहीं कर रहे तो एंगल कैसे बन सकता है, एंगल ही नहीं है।
इसका मतलब थीटा कितना बन गया, थीटा इस केस में कितना बन गया, 0 बना या नहीं, क्योंकि दोनों पैरेलल है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं तो एंगल कितना हो गया, 0। तो जब मैं इस फॉर्मूले में cos 0 रखूंगा, थीटा की जगह 0 रखूंगा, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू 1, यानी cos 0 की वैल्यू 1 आ गई तो क्या बचा, a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। इसलिए ये फॉर्मूला आया है कि अगर दोनों वेक्टर जो हैं वो पैरेलल कब होंगे, जब दोनों वेक्टर की जो प्रोडक्ट है वो क्या आनी चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, यानी a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड। अगर ये आ रहा है तो वो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, आई होप समझ में आया होगा। तो ये कैसे आ रहे हैं फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट ये भी बता रहा हूं ताकि आपको याद ना करना पड़े। बच्चों आप याद कब तक करोगे, चीजों को समझ के करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो वहां पर अगर आपको मान लो फॉर्मूला भूल भी गए तो आपको याद आएगा कि सर परपेंडिकुलर को क्या बताया था सर ने, कि दोनों के बीच में एंगल 90 होना चाहिए। मुझे ये वाला फॉर्मूला याद है यार, मैं 90 यहाँ रखूंगा तो क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे, जब दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी, 0। पैरेलल का केस अंदर बताया था कि हाँ उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0, क्योंकि दोनों लाइन टच ही नहीं कर रही है एक दूसरे को, तो लाइन क्या है, एंगल क्या है, 0 है। 0 है तो इसका मतलब जब मैं इस कोस में थीटा की वैल्यू 0 रखूंगा तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई तो यानी कि जब 1 की प्रोडक्ट में इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल कब होंगे, जब दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। बात समझ में आ गई, तो यहां तक हमारे समझ में आ गया होगा। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लो। डिस्ट्रीब्यूटेड लो क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लो कहता है कि डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब कि बांटना एक तरीके से। तो मान लो हमारे पास कोई प्रोडक्ट आ गई है, जैसे कि 2 का सम दिया गया है और साथ में प्रोडक्ट करने के लिए कह रहा है वो किसी तीसरे से। ध्यान रखना यहाँ पे डॉट का बहुत बड़ा खेल है, तो डॉट को थोड़ा डार्क करके बना के आना होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये छोटी सी बिंदी लगा देंगे इस तरीके से, नहीं, डॉट जब भी लगाओगे तो थोड़ा डार्क करके लगाना, थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट चल रही है। तो यहाँ पे ए की डॉट की गई है, यानी प्रोडक्ट की गई है 2 के सम के साथ। तो क्या होगा फॉर्मूला, कि पहले ए की डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी से, फिर प्लस आएगा, फिर ए की डॉट प्रोडक्ट करेंगे सी से। जैसे हम फॉर्मूला ओपन करते हैं वैसे ही इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं। अब आते हैं लास्ट की एंगल निकालने के लिए आता है हमारे पास, कि एंगल बताओ वेक्टर के बीच में एंगल्स कितना है। जैसा अभी भी मैंने बताया था कि मैंने कहा कि मेरे पास ये कोई बी वेक्टर दिया गया है, मेरे पास कोई ए वेक्टर दिया गया है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, थीटा होता है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ इन दोनों के बीच का एंगल क्या है। तो जब एंगल निकालने के लिए बात आए तो उस केस में वो हमें ए वेक्टर भी देगा, बी वेक्टर भी देगा, और हमसे पूछेगा कि एंगल बताओ इनके बीच में क्या है। तो एंगल के लिए फॉर्मूला यहां से आया है, क्या हमारे पास पता है कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। तो मुझे कोस थीटा ही तो चाहिए, थीटा ही तो चाहिए, तो कोस थीटा यहीं रहने दूं। ये दोनों कहां पहुंच गए, नीचे। तो देखो ए डॉट बी आ गया और उसके साथ में नीचे क्या आ गया, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। सामने क्या बचा, कोस थीटा। बच्चों याद रखना वो हमसे पूछ रहे हैं कि एंगल बताओ बीच में, तो एंगल सिर्फ थीटा है ना कि कोस थीटा। तो फिर यहां से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कैसे, थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, कोस कहां पहुंच जाएगा, इधर इनवर्स में, तो कोस इनवर्स और जो भी लिखा है ऊपर फिर उसका सोल्व कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो कोस इनवर्स करके थीटा की सिर्फ सिंगल थीटा की वैल्यू निकाली जाती है, तब वो एंगल कहलाएगा, ना कि कोस थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा दिखाया है ना, सिर्फ कोस नहीं है इसलिए। अब ये थोड़ा सी ये चीज है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए क्या, कि जब हम अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं कि भाई ए वेक्टर दिया गया है, बी वेक्टर दिया गया है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन वेक्टर ऐसा तो नहीं कि सिंपल आएगा। वेक्टर किस फॉर्म में लिखे होते हैं, वेक्टर लिखे होते हैं इस तरीके से, ए इज इक्वल टू लिखा होगा कुछ 2i प्लस 3j, बी इज इक्वल टू लिखा होगा मान लो 3i प्लस 4j प्लस 3k, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से लिखा होता है, यानी यूनिट वेक्टर में लिखा होता है। तो जब इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे ए डॉट बी, तो सीधी सी बात है नंबर की नंबर से होगी और कांस्टेंट इसकी यूनिट वेक्टर की यूनिट वेक्टर से। तो यूनिट वेक्टर की प्रोडक्ट करने के लिए फॉर्मूला मैंने यहां लिख दिया है, क्या, कि जब सेम की सेम में होगी, सेम की सेम का मतलब जब आई की आई से करेंगे, जे की जे से करेंगे और के की के से, यानी सेम वेरिएबल की जब सेम यूनिट वेक्टर की सेम यूनिट वेक्टर से हो रही है, आई की आई से, जे की जे से, के की के से, तो उन दोनों में, इन तीनों केस में जो प्रोडक्ट आएगी वो कितनी आती है, 1। यानी जब आई डॉट आई करेंगे तब 1 आएगा, जे डॉट जे करेंगे तब 1 आएगा, के डॉट के करेंगे तब 1 आएगा। यानी जब हम सेम की सेम से करेंगे मल्टीप्लाई तब 1 आना है। इसके अलावा आप किसी की भी किसी से भी करोगे तो हमेशा 0 आना है। जैसे आई की अगर जे से करूंगा तो भी 0 आएगा, आई की के से करूंगा तब भी 0 आएगा, जे की के से करेंगे तब 0 आएगा, जे की आई से करेंगे तब भी 0 आएगा, और के की आई से करेंगे तब भी 0 आएगा। बात समझ रहे हो। तो ये डॉट प्रोडक्ट में बस ये याद रखना है कि जब सेम की सेम से करते हैं डॉट प्रोडक्ट तो 1 आता है, और अगर किसी और की किसी और से करेंगे यानी जब दोनों अलग अलग हो तो उस केस में क्या आता है, 0 आता है। इतना सा हमें याद रखना है।
तो ये सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जो आपके चैप्टर में यूज होने वाले हैं और इन्हीं पर ही क्वेश्चन आएंगे, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल थोड़े से समझते हैं कि कैसे कैसे इनको अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने बहुत इजी क्वेश्चन उठाए सबसे पहले। तो क्या है, हमें क्या बनाकर इवैल्यूएट द फॉलोइंग कहा है। जैसे ही हम ये डॉट देखेंगे तो समझ जाएंगे क्या हो रही है, डॉट प्रोडक्ट हो रही है। ये क्वेश्चन को देखने का समझने का तरीका है। देखो यहाँ भी क्या दिया गया है, डॉट दी गई है, इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। तो क्या तरीका होता है कि सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट करेंगे। तो मैंने अभी जो फॉर्मूला लिखवाया था उसमें क्या था कि अगर कुछ प्लस में लिखा है तो क्या कर देते थे, सबके साथ डॉट प्रोडक्ट करते थे। तो जे की पहले जे के साथ डॉट प्रोडक्ट होगी, तो जे की जे के साथ, ठीक है, प्लस आप चाहो तो ब्रैकेट यूज कर सकते हो, अच्छे से थोड़ा सा समझ में आ जाएंगी चीजें। उसके बाद जे की डॉट प्रोडक्ट किससे होगी, डॉट आएगा और किसके साथ होगी, के के साथ, फिर प्लस। अब जे की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगी, हमारी जे की डॉट प्रोडक्ट होगी आई के साथ, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इनको सबको यूनिट वेक्टर शो करना है, ऐसे नहीं लिख के आएंगे। अब हमने अभी सीखा था क्या कि जब हम दो सेम की सेम में करते हैं तो देखो जे की जे के साथ हो रही है, दोनों एक जैसे हैं, तो एक जैसे हैं तो दोनों की प्रोडक्ट कितना आती है, 1 आती है। प्लस हमने सीखा था अभी कि अगर हमारे पास दोनों सेम की करते हैं तो 1 आती है, लेकिन सेम के अलावा किसी से भी करेंगे तो क्या आएगी, 0 आएगी। तो देखो जे की के से हो रही है, दोनों सेम है नहीं, तो कितना आ गया, 0। प्लस यहाँ जे पे किसके साथ हुई है, आई के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रही है, दोनों सेम है नहीं, अलग है, तो क्या हो गया, 0। इसका मतलब हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1। यही क्या है हमारा इसका आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो देखो एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, ऐसी बात नहीं कि हमेशा भारी क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन भी आते हैं। उसके बाद यहाँ देखते हैं, देखो ध्यान से, तो फिर से वही टेक्निक है कि पहले क्या करेंगे, हम फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो देखो 2 प्लस आई है, अब देखो गलती नहीं करेंगे, पहले मैं 2 प्लस आई की जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके साथ करूंगा, 2 के साथ। ये ध्यान से समझना, ऐसा मत कर देना कि अभी यहीं पे जैसे हम a प्लस बी और a माइनस बी लिखते थे, तो कभी मल्टीप्लाई कर दो कि पहले a की करेंगे a के साथ, फिर माइनस a की करेंगे b के साथ, और फिर प्लस b की करेंगे a के साथ, और फिर b की b के साथ। आएगा यही चीज घूम के, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। डायरेक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट जिसके बीच में डॉट लिखी हुई है उसके साथ प्रोडक्ट होती है। अंतर समझना, अंतर देखो अभी समझाता हूँ क्या होना है। तो मैंने 2 प्लस आई पूरी टर्म, ये मैंने क्या मान लेते कि पूरी एक ही टर्म है, ये लिखी मैंने, इसकी डॉट प्रोडक्ट की किसके साथ, 2 के साथ। तो अभी मैंने जैसे किया था ना कि जो डॉट लिखी है पहले जे की किसके साथ की, जे के साथ, फिर जे के किसके साथ, के साथ, प्लस में था उसके बाद। वही चीज यहाँ कर रहा हूँ कि पूरी टर्म की किसके साथ करी मैंने, पहली वाली टर्म के साथ, ठीक है। फिर यहाँ माइनस है, ठीक है, माइनस आ जाएगा। अब मैं सेकंड टर्म की, इस वाली टर्म की, पूरे टर्म की 2 प्लस आई, जो ये पूरी टर्म लिखी हुई है इसकी डॉट प्रोडक्ट करूंगा किसके साथ, आई के। ये अंतर है इसमें। मैंने एक साथ ओपन नहीं किया कि 2 की 2 से कर दूंगा, फिर 2 की मैं आई से करूंगा, फिर 2 आई की 2 से करूंगा, फिर आई की आई से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं ओपन कर रहा हूं यहाँ पे, जैसे इसमें बता रहा हूं कि ए की ए से कर दी, फिर ए की बी से कर दी, फिर इस बी की ए से करी, और फिर इस बी की बी से करी। ये होता है ए प्लस बी वाला स्क्वायर टेक्निक। नहीं, हमें ये नहीं करना है, हमें डॉट प्रोडक्ट यूज करनी है, डॉट का यूज करना है। डॉट का यूज कैसे होगा कि ये पूरी टर्म के आगे डॉट लिखा हुआ है, तो मैंने इस पूरी टर्म की मल्टीप्लाई पहले किसके साथ करी, 2 के साथ, तो एक डॉट प्रोडक्ट मेरी ये बन गई, ये आ गई पूरी। फिर उसके साथ मैंने क्या किया, माइनस तो बाहर आ गया, और मैंने पूरी डॉट, ये जो थी टर्म, इसकी डॉट प्रोडक्ट हो रही है किसके साथ, अब की बार आई के साथ। तो अब दूसरी टर्म मेरी क्या बन गई, ये। अब मैं दोबारा से फॉर्मूला ओपन कर सकता हूं, कैसे कि अब ये डॉट प्रोडक्ट है तो 2 के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रही है, तो यानी कि ये 2 रहेगा, फिर डॉट प्रोडक्ट आ गई किसकी, 2 से, ठीक है, प्लस अब आई आ गया, आई के साथ कैप लगा दो, आई के जो डॉट प्रोडक्ट हो रही है किसके साथ, 2 के साथ, फिर माइनस आ गया। अब देखो यहाँ पे 2 पहले लिखा हुआ है, इसकी डॉट प्रोडक्ट होगी किसके साथ, आई के साथ, फिर प्लस, लेकिन यहाँ माइनस था तो माइनस प्लस माइनस आ गया, और यहाँ पे आई की डॉट प्रोडक्ट हो गई किसके साथ, आई के साथ। ठीक है, तो ये बड़ा ध्यान से समझने वाली चीजें हैं, गड़बड़ मत कर देना, डॉट का खेल है यहाँ पर, डॉट को सही से लेके चलना है। ठीक है, तो फॉर्मूला बचपन वाले यूज नहीं करने हैं, डॉट वाले यूज करने हैं। तो जहां पर डॉट आ रही है सिर्फ वही फॉर्मूला लगाया जा सकता है। तो मैंने यहाँ के बाद डॉट थी तो इसलिए मैंने एक एक करके अलग कर दिया। अब डॉट दोबारा से आ गई तो मैंने अब दोबारा से इसको ओपन कर दिया कि पहले इसके साथ और फिर इसके साथ, फिर पहले इसके साथ और फिर इसके साथ, क्योंकि माइनस था तो दोनों टर्म प्लस की थी इसलिए माइनस की बन गई। अब देखो क्या होगा, जब 2 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, 4। तो ये तो कांस्टेंट है तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, 4 ही रहेगा। प्लस ये क्या हो गया, i इंटू 2, ठीक है, और ये भी क्या है, 2 इंटू आई। तो i इंटू 2 और 2 इंटू आई, इसको हम सही करके लिख सकते हैं क्या, इसको i इंटू 2 लिखा है तो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ, i इंटू 2 लिख सकता हूँ। क्यों,
अभी मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या था कि a डॉट b जो होता है वो किसके बराबर होता है, b डॉट a के। तो उसको ऐसा ही लिखा जा सकता था, माइनस, मैंने बताया था कि जब सेम है दोनों, i i है, तो जब i की डॉट करेंगे तो क्या आता है, 1 आता है। ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गए। इसका मतलब हमारे पास कितना बचा, 4 माइनस 1, दैट मीन्स कितना आ गया आंसर, 3। यही क्या है इसका आंसर। ओके, चलो आगे देखते हैं कुछ और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इवैल्यूएट करना है डॉट प्रोडक्ट यानी a डॉट b और साथ में एंगल बताना है दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है। जब a इज इक्वल टू, उसने हमें ये वेक्टर दिया है और b वेक्टर दिया है ये। तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलो डॉट प्रोडक्ट ही निकालते हैं कि a डॉट b, हमें निकालना है a डॉट b। तो a डॉट b का मतलब a की वैल्यू पुट करनी है, फिर डॉट b करनी है। तो a की वैल्यू क्या दी गई है, 2i प्लस 2j माइनस k, ठीक है। इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है किसके साथ, हमें 6i माइनस 3j प्लस 2k, यही होगा। चलो अब देखो, मैं इसी क्वेश्चन को लेंथी भी बना सकता हूं और इजी भी बना सकता हूं। लेंथी कब बनेगा, जब हमें ट्रिक नहीं पता है, और इजी कब बनेगा, जब हमें पता है कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन को एक्सपेंड किए। क्यों, कैसे, दो 3 टर्म्स हैं तो सीधी सी बात है, पहले टर्म की तीनों के साथ होगी, फिर दूसरे टर्म की तीनों के साथ होगी, फिर तीसरे टर्म की तीनों के साथ होगी। ये तो पक्का है, ऐसा ही होना है। तो ऐसे ही करके देखें, करके दिखाऊं। पहले मैं आपको लॉन्ग ट्रिक दिखाता हूं कैसे होगी। तो देखो, पहले टर्म की तीनों के साथ करनी है, तो मैं क्या करूंगा, 2i की डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, इस पूरे के साथ, यानी कि 6i माइनस के 3j और प्लस के 2k, यही होगा। तो ये पहली टर्म बन गई हमारी पास। उसके बाद प्लस लिखा है, प्लस। अब सेकंड टर्म की किसके साथ होगी, इस पूरे के साथ। तो सेकंड टर्म क्या है, 2j, इसकी डॉट प्रोडक्ट होगी किसके साथ, 6i माइनस के 3j प्लस के 2k, ये हमारे पास सेकंड टर्म बन गई। फिर माइनस है बीच में तो माइनस आ गया। और थर्ड टर्म कितनी है, k है। अब k की डॉट प्रोडक्ट होगी पूरे के साथ फिर से, तो 6i माइनस के 3j और प्लस के 2k, ये मेरे पास बन गई थर्ड टर्म। ऐसा ही होगा। इनको ओपन करते हैं, तो देखो 2i की पहले इससे करेंगे 2i की डॉट प्रोडक्ट। अब मैं देखो इसकी तीनों के साथ कर रहा हूं, अंदर ओपन कर रहा हूं क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ लिखा था, अब मैं अलग ओपन कर रहा हूं। तो पहले के तीनों से करूंगा, तो 2i की पहले 6 डॉट प्रोडक्ट होगी किसके साथ, 6i के साथ। मार्कर नहीं चल रहे हैं। तो 2i की डॉट प्रोडक्ट होगी किसके साथ, 6i के साथ, ऐसा ही होगा। फिर यहां माइनस है तो माइनस आ गया। अब 2i की डॉट प्रोडक्ट होगी किसके साथ, 3j के साथ, ऐसा ही होगा। पहले इसके साथ हो गई, माइनस आ गया बाहर, अब इसके साथ हो गई, अब ये प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब 2i की डॉट प्रोडक्ट होगी किसके साथ, 2k के साथ। ये तीनों टर्म सोल्व हो गई बच्चों, तीनों टर्म को सोल्व कर दिया मैंने। अब आते हैं किस पर, इस पर। तो यहां तो प्लस लिखा हुआ है तो प्लस ही लिखूंगा, प्लस आ गया। मार्कर नहीं चल रहे हैं, प्लस आ गया। अब 2j प्लस 2j की अब तीनों के साथ होगी, तो पहले किसके साथ होगी डॉट प्रोडक्ट, 6i के साथ। फिर माइनस आएगा, मैं ब्रैकेट में यूज कर लेता हूं इसको भी, है ना। फिर माइनस आएगा तो माइनस आ गया। अब 2j की किसके साथ होगी, 3j के साथ। 2j की डॉट प्रोडक्ट 3j के साथ, इसको ब्रैकेट में कर दिया क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ही आएगा। अब 2j की 2k के साथ, तो 2j की डॉट प्रोडक्ट 2k के साथ, सही है, सब हो गए। ये रह गया नीचे का, तो माइनस। अब k की इसके साथ होगी, तो k की डॉट प्रोडक्ट 6i के साथ, ब्रैकेट आ गया। देखो एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस, तो k की डॉट प्रोडक्ट होगी 3j के साथ। ये प्लस का है, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, फिर k की डॉट प्रोडक्ट होगी किसके साथ, 2k के साथ। मेरे पास सभी टर्म्स मैंने ओपन कर दी। ध्यान से समझ लो, पहले क्या किया मैंने, पहले एक टर्म की, क्योंकि देखो बच्चों 3 टर्म है तो तीनों के साथ होनी है, तो मैंने 2i की पहले तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दी, डॉट लगा दिया, प्लस आ गया। फिर मैंने 2i की किसके साथ कर दी, 2i की कर दी। उसके बाद 2j की मैंने किसके साथ करी, इसके साथ। और फिर k की करी मैंने तीनों के साथ, यानी मैंने तीनों टर्म की तीनों के साथ कर दी है। पहले टर्म की तीनों के साथ हो गई, दूसरे टर्म की तीनों के साथ हो गई, तीसरे टर्म की तीसरे के साथ हो गई। अब क्योंकि मुझे इनको भी ओपन करना था तो मैंने 2i के तीनों के साथ मल्टीप्लाई करी, 2j की तीनों के साथ मल्टीप्लाई करी और k की तीनों के साथ मल्टीप्लाई करी। प्लस और माइनस देख लिया मैंने कि यहाँ प्लस थे तो सारी ऐसी आएंगी टर्म, लेकिन ये माइनस थी
तो जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो जो प्लस की टर्म होगी वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, जो माइनस की थी वो प्लस में हो जाएगी। अब यहां से देखो क्या चीजें पता चलेंगी, यहां से समझने वाली चीज है। मैंने सिखाया था क्या कि जब मैं सेम प्रोडक्ट की सेम से करूंगा तो 1 आएगा, ठीक है। जैसे आई की आई से, जे की जे से और के की के से जब हम करेंगे तो वो आएगा 1। बाकी अगर किसी की भी हो रही है, जैसे आई की जे से, जे की के से और के की आई से, अगर ऐसा हो रही है तो क्या आएगा 0। ऐसा ही है। तो यहां से देखो ध्यान से, ये देखो आई से आई की है दोनों, क्योंकि आई आई वाली टर्म्स है दोनों, तो सही है। तो कांस्टेंट की कांस्टेंट से होती है, तो 2 6 12, 12 भी आएगा। और आई की आई से करने पे क्या आ रहा है 1, तो ये टर्म तो सही हो गई। माइनस, यहां देखो कांस्टेंट की कांस्टेंट से होगी तो सही है, 2 2 3 6, ये तो आएगा ही, 6 तो आएगा ही, है ना। लेकिन इनटू आई की जब जे से करेंगे तो आई की जे से करने पे क्या आता है 0, जब सेम नहीं है तो क्या आएगा 0। प्लस 2 की 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन जब आई की के से करेंगे तो कितना आएगा, आई की के से करने पे 0। प्लस 2 की 6 से करेंगे तो सही है 12 आ जाएगा, लेकिन जे की आई से करेंगे तो कितना आएगा 0। फिर माइनस 2 की 3 से करेंगे तो कितना आएगा 6, लेकिन जे की जे से करने पे अब की बार कितना आएगा 1। प्लस 2 की 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4, और जे की के से करने पर 0। माइनस के की आई से करने पर कितना आएगा 0, ठीक है। प्लस के की जे से करने पर कितना आएगा 0। प्लस माइनस आएगा आपकी बार, और देखो 2 की 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, और के की के से करने पर 1 आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई नहीं? नहीं तो देखो जो सेम है उसका तो 1 आ गया, और जो अलग अलग हो रहे हैं जैसे आई और जे 0 हो गया, जे और के 0 हो गया, जे और आई 0 हो गया, जे और के 0 हो गया, के और जे 0 हो गया, के और जे 0 हो गया, के और के आई हो गया। तो जो 0 वाली टर्म्स हैं वो तो 0 बन जाएंगी ना। 6 की मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 0, तो 0 में 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं, तो ये टर्म खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गई, ये भी खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। 0 वाली टर्म सारी खत्म हो गई। क्या बचा मेरे पास, तो सोल्व करके देखो मेरे से क्या बचा सामने, इधर 12 बचेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या बचा माइनस के 6, ठीक है। और इधर से क्या बचेगा माइनस के 2, बस इनको कर लो। 12 6 माइनस 2 कितने होते हैं 8, दैट मीन्स आंसर कितना आ गया 4। क्या आ गया आंसर 4 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टेक्निक से मैंने यूज किया है, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया है 4। चलो इसी में पहले एंगल निकाल देता हूँ, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ थोड़ी सी क्या हो सकती है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। लॉन्ग मेथड जैसे मतलब हम डिटेल में कर रहे हैं वो डिटेल है ये। उसने सेकंड पार्ट क्या पूछा था, एंगल। हमारे पास ए डॉट बी तो कितना आ गया बच्चों 4 आ गया। अगर सही से लिख के आएंगे इसको, ए डॉट बी कितना आ गया 4 आ गया, ये इसका आंसर है ना। अब हमसे उसने पूछा है कि भाई एंगल और बताना है दोनों के बीच में, तो एंगल, एंगल सेकंड पार्ट क्या है एंगल का। एंगल के लिए कोस थीटा का फॉर्मूला हमने अभी भी पढ़ा है, क्या होता है कि भाई ए कैपिटल में लिख लेते हैं, कैपिटल दे रखा है स्मॉल कैपिटल, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर ऐसा रख देते हैं तो हमारे पास कोस थीटा आ जाएगा। तो देखो ए डॉट बी तो आ गया, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैं यहां निकाल रहा हूं इसके सामने, ठीक बिल्कुल। कैसे, यहां से हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था। क्या होता है फॉर्मूला कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहां पर एक्स वाई जेड क्या होते थे, कंपैरिजन करेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जे जेड के, ठीक है। तो आई के साथ जो लिखा होता है वो एक्स कहलाता है, जे के साथ जो लिखा होता है वाई कहलाता है, और के साथ जो लिखा होता है वो जेड कहलाता है। तो यहाँ पे आई के साथ क्या लिखा है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस, जे के साथ क्या लिखा है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस, के साथ क्या लिखा है -1, यहाँ पे प्लस का जेड होता है या माइनस है, इसलिए जैसी टर्म होगी प्लस की होगी तो प्लस लिखेंगे, माइनस की होगी तो माइनस के लिखेंगे, तो -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 2 से कितने होते हैं 4, 2 2 से कितने होते हैं 4, 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 का रूट कितना आ गया 3। तो बच्चों यहाँ से शॉर्ट में मैंने थोड़ा सा निकाल दिया है कि कितना आ गया, ये ए कितना, ए का मॉडुलस आ गया है 3। इसी तरीके से इसका मॉडुलस निकालेंगे, तो इसका मॉडुलस कैसे निकलेगा, फिर से वही 6 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर,
तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर होता है 36, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 2 का 4। कितना हो गया? 6, 36 और 9 45, 45 प्लस 4 49, और 49 का कितना आता है? 7। इसका मतलब कि मेरे पास b का मॉडुलस कितना आ गया? 7। दोनों के मॉडुलस आ गए। अब वैल्यू पुट कर सकता हूं इजीली, तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां पर cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b कितना आया है? 4 अपॉन a के वेक्टर की वैल्यू कितनी आई है? 3 और b के वेक्टर की वैल्यू कितनी आई है? 7। बस यहां से 4 अपॉन 27, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स कितना आ जाएगा? 4 अपॉन 21। आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर में आप इजीली cos इनवर्स 4 अपॉन 21 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आएगी ठीक है। बुक में यही दे रखा है इसका आंसर 4 अपॉन 21। तो आप कैलकुलेटर है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, वरना यही छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं। तो ये तो आपका क्वेश्चन हुआ है कि ए डॉट बी कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसको मैंने एंगल भी निकाल के दिखाया कि आपको एंगल किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ट्रिक कर बताता हूँ कि देखो कहां से टाइम बचा सकते हो आपको। तो जब हमसे पूछा गया है कि ए डॉट बी फाइंड आउट करना है, तो बच्चों हमें डॉट का फॉर्मूला पता है क्या, कि भाई जब हम सेम की सेम में करेंगे, यानी आई की आई से करेंगे तब वैल्यू बनाती है, बाकी किसी से भी करेंगे आई की तो जीरो आएगी। यानी कि जब मैं आई की डॉट आई से करूंगा सिर्फ तभी वन आएगा। क्यों, जानते हैं या नहीं जानते कि जब हम आई की डॉट आई से करेंगे तभी वन आ सकता है। अगर मैं आई की डॉट जे से करूंगा या फिर आई की डॉट के से करूंगा तो कितना आएगा? जीरो आएगा। ये हमने पढ़ा है। इसी तरीके से अगर मैं देखूं कि मैं भाई जे की डॉट जे से करूंगा तभी वन आएगा, तो इसी तरीके से अगर मैं जे की डॉट आई से करूंगा तब भी जीरो आएगा, और जे की डॉट के से करूंगा तब भी जीरो आएगा। इसी तरीके से मुझे पता है कि अगर मैं के की डॉट के से करूंगा तभी वन आ सकता है। अगर मैं के की डॉट आई से करूंगा या के की डॉट जे से करूंगा तो कितना आएगा? जीरो आएगा। ये हमने पढ़ा है। ये डॉट के लिए हमें फॉर्मूला याद है। अगर ये याद है तो क्वेश्चन आसान हो गया। कैसे? कि ए डॉट बी हमें पता है, सीधी सी बात है कि मुझे सबकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी 2i की इन तीनों के साथ करनी है, 2j की इन तीनों के साथ करनी है, k की तीनों के साथ करनी है। तो जब मैं 2i की तीनों के साथ करूंगा, ध्यान से समझना, जब मैं इस 2i की मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ करूंगा तो कैसे आएगी? 2i डॉट पहले के साथ आएगी 6i, ये पहली टर्म आएगी, बट ध्यान से समझना 2i के तीनों के साथ कर रहा हूं, तो 2i की जब मैंने इसके साथ करी तो ये आ गया, फिर यहां माइनस है। अब मैं 2i की फिर करूंगा किसके साथ? 3j के साथ, ठीक है, फिर प्लस आ गया। अब मैं 2i की किसके साथ करूंगा? 2k के साथ। ध्यान से देखो तीनों के साथ हो गई या नहीं होगी? अभी मैंने नीचे इसी तरीके से किया भी था कि मैंने 2i की डॉट प्रोडक्ट तीनों के साथ कर दी। लेकिन मुझे टाइम कहां बचाना है कि मुझे सब पता है कि जब मैं आई की जे से साथ करूंगा मल्टीप्लाई, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट के साथ, तो 2 3 6 हो गया। साथ में क्या आएगा? आई डॉट जे, और आई डॉट जे आई की जे के साथ करने पे क्या आता है? जीरो। तो 6 की किसके साथ होगी? अब जीरो के साथ। टर्म क्या बन गई? जीरो। तो एट द एंड जब कैलकुलेशन एंड होने वाली होगी तो क्या आएगी इसकी वैल्यू पूरे की सोल्व होके? जीरो। तो जीरो की जब जीरो ही आना है, जीरो का कोई नंबर कोई वैल्यू होती नहीं है, किसी में ऐड करूंगा तब भी कोई वैल्यू नहीं फर्क पड़ेगा, माइनस करूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब कुछ फर्क ही नहीं पड़ना है, क्वेश्चन में चेंज ही नहीं आएगा, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, अस्तित्व भी नहीं है, तो मैं इस टर्म को लिखूं क्यों? मैं इस टर्म को कट ना कर दूं? अगर मैं देखो अब ना भी लिखूंगा तो क्या क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं, जीरो थी वैल्यू, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सेम चीज ये है कि आई के साथ जब मैं के की मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा? जीरो, यानी ये टर्म भी क्या बन गई? जीरो। तो मैं इसको क्यों लिखूं? क्यों अपना टाइम वेस्ट? क्यों टाइम वेस्ट करने से फायदा क्या है? जब इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ना क्वेश्चन पे, तो इसको भी मैंने नहीं लिखा। फर्क किसका पड़ेगा? सिर्फ इसका। क्यों? क्योंकि जब आई के साथ करूंगा तब वन आएगा। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब जब मैं इस पहले टर्म की 2i की पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं सिर्फ वही टर्म रखूंगा जिसकी वैल्यू 1 बनने वाली है, जिसकी वैल्यू 0 बनने वाली है, मैं उसे रखूं क्यों? उसे रखूंगा ही नहीं। तो इसलिए मैं जीरो वाले टर्म को हाथों हाथ छोड़ दूंगा। ये इस क्वेश्चन में नहीं, हर क्वेश्चन में आप कर सकते हो जहां पर भी इस तरीके से मल्टीप्लाई होंगी दोनों में। तो बस उन्हीं टर्म को रोक के चलना जो आई की आई हो रही हो, जैसे जे की जे और के की के, सेम वाली, सिर्फ ये ऊपर की जो प्रोडक्ट हो रही है। अगर कुछ ऐसा बन रही है तो सिर्फ उन्हीं को रोकना है, बाकी सबको खत्म कर देना, उनको लिखना ही नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब आते हैं प्लस लिखा है। अब 2j है नहीं पहली टर्म मेरे पास। अब मैं 2j के तीनों के साथ करूंगा तो फिर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तीनों के साथ, तो बच्चे जब मैं j की i के साथ करूंगा तो क्या बनता है? जीरो। j की i के साथ क्या बनता है? जीरो, क्योंकि अलग अलग हो जाएंगे।
जब 2j की 3j के साथ करूंगा तब वैल्यू आएगी। तो 2j की डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, 3j के साथ, लेकिन 3j है कैसा, माइनस का, तो इसलिए यहाँ कैसा आ जाएगा, माइनस, क्योंकि ये प्लस की है और ये माइनस की है, तो टर्म कैसी आ जाएगी, माइनस की। बात समझ में आ गई। तो j की j के साथ करेंगे, इसलिए मैंने रोक लिया क्योंकि इसकी वैल्यू 1 बनेगी। अब आते हैं j की जब k के साथ करूंगा तो j और k मिलकर क्या बनाता है, j और k 0, तो ये टर्म भी खत्म हो गई। अब क्या बची, माइनस k, माइनस का k बचा। अब k की करूंगा इन तीनों के साथ, तो k की डॉट प्रोडक्ट होनी है तीनों के साथ, तो k की जब i के साथ करूंगा क्या बनेगा, 0, k की जब j के साथ करूंगा तो भी क्या बनेगा, 0, अलग अलग है, लेकिन k की जब k के साथ करेंगे तब क्या बनेगा, 1, तो ये तो माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस ही आएगा। तो k की डॉट प्रोडक्ट होगी किसके साथ, 2k के साथ। समझ गए। तो देखो कितनी सारी कैलकुलेशन करी थी मैंने इससे पहले, अभी जो क्वेश्चन किया था इसी क्वेश्चन को, अब देखो सिर्फ 3 डिजिट में आंसर कन्वर्ट हो गया। तो ये है टाइम बचाने वाली चीज, के टाइम कैसे बचा सकते हो, और ये कौन करेगा, जिसने क्वेश्चन समझा होगा, डाटा नहीं होगा, ठीक है। और मैं हमारा काम क्या है, इग्निशन क्लासेस विंडोर का काम क्या है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना, रटवाना नहीं। तो मैं रटवाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ सिलेबस पूरा नहीं करना है बच्चों, मैं कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको कि हाँ मुझे सिलेबस खत्म करके सिर्फ जल्दी जल्दी बच्चों को फ्री करना है, नहीं, मेरा काम है कॉन्सेप्ट देना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए, समझ रहे हो। चलिए तो अब देखते हैं, ये हमने पढ़ा है कमी क्या है कि कांस्टेंट की कांस्टेंट से होगी और वेरिएबल की वेरिएबल से, यानी वेक्टर की वेक्टर के साथ। तो 2 की 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 12 इनटू आई की आई से करने पर आई डॉट आई कितना बन जाता है, 1 माइनस 2 3 6 इनटू जे की जे से करने पर क्या बनता है, 1 माइनस, अभी देखो k के साथ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होता है, तो 1 मान लेते हैं, 1 की 2 से करेंगे तो 2, और k की k के साथ करने पर 1, 12 माइनस 6 माइनस 2, 12 में से 12 और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो गया 8। इसका मतलब a डॉट b कितना आ गया, 4। और अगर भी याद हो तो आपका भी आंसर कितना आया था, अभी 4 ही आया था ना, तो सेम चीज आई है ही नहीं, तो टाइम हो गया कम। उसमें कंफ्यूजन हो सकती थी, गड़बड़ हो सकती है, इसमें गड़बड़ नहीं होगी अगर आपने चीजें कॉन्सेप्ट समझा है अच्छे तरीके से, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट द यूनिट फैक्टर। कई बार पूछा गया है बच्चों, 1 या 2 नंबर में आता है, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको करा रहा हूं, इससे पहले वीडियो में ध्यान नहीं रही थी कराने की। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, कि यूनिट वेक्टर का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, क्या कि यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर किसका, देखो क्या दिया गया है, उसने ए दिया गया है ना, तो इसका मतलब किसका वेक्टर निकलवा रहा होगा, ए का। तो हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे किसका, ए का, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। क्या होता है फॉर्मूला, कि किससे डिनोट करते हैं, कैप से डिनोट करते हैं। ए कैप निकालेंगे कैसे, कि भाई जो ए वेक्टर दिया गया है उसको रखेंगे और अपॉन में ए वेक्टर का मॉडुलस निकालेंगे। तो ये मैंने फॉर्मूला आपको निकलवाया है, समझाया भी है और लिखवाया भी है। तो बस हमें यहाँ पे ए वेक्टर तो दिया गया है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, मॉडुलस। तो मॉडुलस निकालेंगे पहले, तो यूनिट वेक्टर के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, मॉडुलस किसका, वेक्टर ए का। मॉडुलस के लिए फॉर्मूला मैंने लिखवाया था क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कैसे कंपेयर करेंगे, फ्रॉम कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे किससे, कि किससे, एक्स आई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जो वेक्टर दिया गया है उसको कंपेयर करेंगे इसके साथ। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वेक्टर को लिखने की। तो यहां से देखो, यहां से देखो तो एक्स की जगह यहां क्या लिखा है, 2, वाई की जगह यहां क्या लिखा है, 2, और z की जगह कितना लिखा है, यहाँ z प्लस का है और यहाँ माइनस का। तो जैसे नम डिजिट लिखी होती है, प्लस की है तो प्लस की लिखेंगे, माइनस की है तो माइनस की लिखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। वैल्यू मिल गई, तो यहाँ से a वेक्टर हम इजीली निकाल सकते हैं कैसे, अंडर रूट, x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर, y की कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर, और z की कितनी है -1 का स्क्वायर। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, यहां से कितना आ गया 9। दैट मीन्स मेरे पास ए वेक्टर का मॉडुलस कितना आ चुका है 3। 9 का अंडर रूट कितना होता है 3 होता है। अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं क्या, उन्हें पूछ कहा है मुझसे कि यूनिट वेक्टर निकालो भाई, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो कैसे निकालेंगे, ए कैप, ध्यान रखेंगे किसे डिनोट करते हैं, कैप से। ए कैप इज इक्वल टू क्या, कि ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। मेरे पास एक वेक्टर दिया गया है, ये कितना दिया गया था, 2i प्लस 2j माइनस k, यही दिया गया है, अपॉन मॉडुलस ऑफ ए कितना आया है 3।
तो आप यहाँ भी इसको आंसर को छोड़ सकते हो, ये भी आपके लिए आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा अच्छा करना चाहते हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि ए कैप इज इक्वल टू 1/3 और यहाँ आ जाएगा 2i प्लस 2j माइनस के। यहाँ भी आप इसको छोड़, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर निकालना बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बस ये फॉर्मूला लगाना होता है। ए वेक्टर आपको दिया होता है, आपको मॉडुलस निकालना है, यहाँ पुट करना है, आंसर आ जाए। ज्यादा लेंथी नहीं बनाना है, थोड़ा वीडियो को शॉर्ट बना के चलना है, क्योंकि थोड़ा सा अपलोड करने में दिक्कत पड़ती है आपको, फिर आपको भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि इतनी बड़ी वीडियो से तो हमें थोड़ा सा बोर नहीं होना चाहिए, इसलिए थोड़ी सी वीडियो कम बना रहा हूँ, कम टाइम की बना रहा हूँ। तो आज मैंने आपको बेसिक समझा दिया है किस पर, डॉट प्रोडक्ट का, कि डॉट प्रोडक्ट को बेसिकली कैसे सोल्व करेंगे, कैसे फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, कैसे दोनों की डॉट करेंगे। अब हमारे पास बचता है कि जो मैंने अभी फॉर्मूलाज लिखवाए हैं, जैसे परपेंडिकुलर है या नहीं है, पैरेलल है या नहीं है, कम्यूटेटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटेड लो और कम्यूटेटिव लो आज हम कवर कर चुके हैं, तो पैरेलल है या नहीं, ठीक है। इस तरीके के जो क्वेश्चन है, जो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डॉट प्रोडक्ट की। तो ये वीडियो और कराऊंगा, अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है आपके लिए किस पर, डॉट प्रोडक्ट पे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो जल्द मिलेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स की नेक्स्ट वीडियो में, जिस पर डॉट प्रोडक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनको सोल्व करेंगे और साथ ही टेक्निक भी सीखेंगे। तो जब तक के लिए जय श्री राम।